हाँ सर। तो हम बात कर रहे हैं कैम प्लांट को, एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं। कैम प्लांट, CAM प्लांट, कैम प्लांट जो होते हैं इनका फुल फॉर्म बताइए क्या था, किसी को याद है? कैम प्लांट का फुल फॉर्म, हाँ, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो चलेगा। क्रैशुएशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट कहलाते हैं, कैम प्लांट कहलाते हैं। कैम प्लांट किसके लिए अडॉप्ट किए गए अपने आप को, किस पर्पज से अडॉप्ट किया इन्होंने अपने आप को, किस चीज के लिए अडॉप्ट किया अपने आप को? स्पेशल अडॉप्टेशन है, किस पर्पज से? तो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए स्पेशल अडॉप्टेड प्लांट है। लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए स्पेशल अडॉप्टेशन है ये। जो प्लांट आपके लेस वाटर वाली जगह पे रहते हैं, जहां पानी की कमी है, जहां पानी की क्राइसिस चलती है, ये प्लांट कभी भी दिन में अपने स्टोमेटा खोलेंगे क्या? इन प्लांट्स में कभी भी डे टाइम में स्टोमेटा खुलेगा क्या? इनकी लीफ के स्टोमेटा हमेशा कब खुलेंगे? रात को खुलेंगे। इनकी लीफ में जो स्टोमेटा है ओपन ओनली इन रात, ओपन ओनली इन नाइट। सिर्फ नाइट में ही अपने स्टोमेटा खोलेंगे, बाकी समय स्टोमेटा बंद रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, जिससे पानी का लॉस ना हो। इसलिए इन प्लांट्स में CO2 कब अंदर आ सकती है? इन प्लांट के अंदर CO2 गैस कब अंदर आएगी? नाइट में, नाइट में ओनली। और जैसे ही CO2 इसके अंदर आएगी, CO2 को ये क्या कर लेंगे? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कौन सा केमिकल होगा जो CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है? PEP नाम का केमिकल होता है, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट नाम का केमिकल होता है, जो CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करते ही CO2 गैस और PP मिलकर क्या बना लेंगे? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेंगे। क्लियर है? यहां पर भी वैसा ही हुआ जैसा आपके वहां पर पढ़ा था आपने C4 प्लांट में, लगभग सब कुछ सेम है। CO2 गैस आई, PP ने एब्जॉर्ब किया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लिया। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कुछ समय के बाद क्या बन जाएगा? मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मैलिक एसिड किसमें स्टोर हो जाएगा? वैक्यूल्स में स्टोर हो जाएगा। रात भर यहां पर स्टोर रहा, होल नाइट यहां पर स्टोर रहेगा। मॉर्निंग होते ही क्या होगा? मॉर्निंग होते ही यहां से वैक्यूल से मैलिक एसिड बाहर आएगा। और मैलिक एसिड जो बाहर आया है, इसमें से कौन सी गैस रिलीज करेगा? CO2 गैस रिलीज करेगा। और CO2 गैस रिलीज करते ही क्या बन जाएगा? मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और पायरुविक एसिड से वापस से फिर से पेप बन जाएगा। अब जो बना है CO2, वो CO2 का होगा क्या? जो CO2 बनी यहां पर, वो CO2 कौन से साइकिल में घुस जाएगी? C3 पाथवे में इंटर कर जाएगी। CO2 इंटर कर जाएगी कौन से पाथवे में? C3 पाथवे में, C3 साइकिल में। और C3 साइकिल से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। ये पूरे प्लांट में जिसमें ऐसा होता हो, उसमें आपके क्या कहेंगे? उसको कौन सा प्लांट कहेंगे? कैम प्लांट कहेंगे। कैम प्लांट में क्वेश्चन है, कैम प्लांट में CO2 का फिक्सेशन कब होगा? CO2 का फिक्सेशन कब होगा? कार्बोक्सिलेशन कब होगा? तो CO2 फिक्सेशन रात को होगा। रात को होगा। कौन सा केमिकल है जो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा? PEP नाम का केमिकल है। और हाँ, किस फॉर्म में CO2 रात भर स्टोर रहेगी? मैलिक एसिड के फॉर्म में CO2 रात भर स्टोर रहेगी वैक्यूल्स के अंदर। और दिन होते ही CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। और CO2 गैस रिलीज होगी तो सन की लाइट की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन होगी और NADPH और ATP बन जाएंगे। तो दिन के समय सब कुछ रहेगा, इसलिए दिन के समय C3 साइकिल चलेगा। मेरी बात समझ में आया? ऐसा इतना लफड़ा क्यों हुआ? सीधे सीधे क्यों उन्होंने C3 साइकिल क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टोमेटा सिर्फ कब खुलते हैं कैम प्लांट में? नाइट को। और नाइट को NADPH और ATP होगा उनके पास कि नहीं होगा? लाइट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? लाइट रात में लाइट नहीं होगी। तो लाइट रिएक्शन रात को नहीं हो सकती है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन रात को नहीं बनेंगे। इसीलिए वो CO2 गैस को रात भर कैद करके रख लेता है, रात को ही लाकर अपने कैद खाने में रख लेता है वैक्यूल्स के अंदर। और सुबह होते ही उसका यूज कर लेता है। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? तो यही था कैम साइकिल। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा जल्दी से बताइए, उस पोर्शन को डिस्कस कर देंगे फिर से। किसी को कोई डाउट है कोई पोर्शन में? कोई भी डाउट आ रहा है मुझसे पूछो, आप कोई टेंशन नहीं लो। कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है कैम प्लांट में, वह पूछो, बता देंगे हम। नहीं है चलेगा, आगे चल सकते हैं। चलो
कैम साइकिल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम आगे चलते हैं। कैम साइकिल वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, बट कभी तो कभी इससे नाम क्वेश्चन सुनने पूछ मिल जाएंगे क्या जाता है। सर? अब कभी कभार नाम पूछ लेता है, एक आध दो वर्ड, एक दो वर्ड का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको आप टेंशन ज्यादा ना ले लें, इसीलिए हमने कैम प्लांट बता दिया है। जितना बता दिया है उतना इनफ है। हाँ सर। ठीक है ना। कई बार ऐसा जाता है कि आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला इनमें से कौन से प्लांट में आपके वंडल सीड सेल में ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन है C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट। ऑप्शन दे दिया नीट में। तो आप हमसे तुरंत पूछते बच्चे, सारे बच्चे, कि सर कैम होता क्या चीज, हमने सुना ही नहीं, आपने पढ़ाया ही नहीं। अब तो मालूम रहेगा ना कि कैम कुछ होता है। बात समझ रहे हो? नीट में क्वेश्चन कैसा आएगा, बंडल सीड सेल किसमें पाई जाती है, C3 प्लांट में, C4 प्लांट में या कैम प्लांट में? क्या आंसर होगा? बोलो। बंडल सीड सेल C4 प्लांट में, C4 प्लांट में बंडल सीड सेल पाई जाती है। इसलिए एनसीईआरटी के अंदर से पूछा क्वेश्चन कि एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन था ये, अंदर का इधर अंदर का था, लेकिन उसमें कैम ऑप्शन में डाल दिया था, तो आप कंफ्यूज होकर पूछ नहीं सकते हो ना, सर कैम हम जानते ही नहीं क्या होता है। तो इसलिए हमने आपको कैम बता दिया, कैम होता क्या चीज है। समझ गए? क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तब आप इसको चाहे मानो कैम से क्वेश्चन था या नहीं था, आप समझो, क्योंकि क्वेश्चन तो C4 प्लांट का था। बंडल सीड सेल C4 प्लांट में होती है। कैम प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। हाँ होगा, इसमें फोटो रिस्पायरेशन होगा। इसमें बंडल सीड सेल कहां है? बंडल सीड सेल नहीं है, इसलिए फोटो रिस्पायरेशन होगा। आंसर है होगा। कैम प्लांट में होगा फोटो सर। आपका कैम प्लांट में और C3 प्लांट में, दोनों प्लांट में आपके फोटो रिस्पायरेशन होता है। फोटो रिस्पायरेशन किसमें किसमें होता है? C3 प्लांट में भी होता है, कैम प्लांट में भी होता है। किसमें नहीं होता? तो C4 प्लांट में नहीं होता। हाँ याद रखिएगा। और यहां पर आपका कैम एक बार हमने रिवीजन करा दिया। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कौन कौन से प्रोसेस फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सिंथेसिस, SYNTHESIS। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस आज की क्लास में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बताइए आपके दिमाग में याद है कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को? फोटोसिंथेसिस के रेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मतलब किसकी प्रेजेंस या एब्सेंस से फोटोसिंथेसिस फास्ट या स्लो हो जाएगी? लाइट, बताइए। CO2। वेरी गुड, लाइट। लाइट पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा बोलिए। CO2। CO2। और बोलिए, बोलते सर जाइए। पिगमेंट। पिगमेंट, चलो पिगमेंट, पिगमेंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर। और वाटर की जरूरत नहीं होती क्या? ऐसे वाटर। वाटर, है ना। ये सारे के सारे नाम। और बताइए, और सोचिए। तो आपसे और पूछे नंबर ऑफ लीफ कितनी है, इस बात पर डिपेंड करता है कि नहीं करता? अगर नंबर ऑफ लीफ ज्यादा होंगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, कम होगा प्लांट में? एक पूरा पेड़ है, उसमें सिर्फ एक लीफ लगी हुई है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी कम होगी? इतना बड़ा प्लांट है, उसमें 2-4 लीफ ही लगी हुई है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी कम होगी उसमें? कम होगी। कम होगी। बहुत सारी लीफ लगी है तो ज्यादा होगी। ज्यादा। नंबर ऑफ लीफ इफेक्ट करती है कि नहीं करती फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को? नंबर ऑफ लीफ करती है या नहीं करती? करती। अच्छा, अगला साइज ऑफ लीफ। अगर लीफ की साइज छोटी छोटी है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, कि लीफ की साइज बड़ी बड़ी है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा? साइज ऑफ लीफ बताइए। बड़ी बड़ी लीफ होगी तो क्लोरोफिल ज्यादा होगा, क्लोरोफिल ज्यादा होगा तो सन की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे और इससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। लीफ बड़ी होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, लीफ छोटी छोटी होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगी। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। लीफ का ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन समझते हो? लीफ ऐसी लगी होगी तो सन की लाइट ज्यादा पड़ेगी, कि ऐसी लगी होगी तो सन की लाइट ज्यादा पड़ेगी, कि ऐसी लगी होगी तो सन की लाइट ज्यादा पड़ेगी? कब सन की लाइट सबसे ज्यादा पड़ेगी? इस पर निर्भर करता है कि लीफ कैसी अरेंज है प्लांट में।
मेरी बात समझ लो, अगर लीफ ऐसी है तो इसमें सन की लाइट ज्यादा पड़ेगी, या ऐसी रहेगी तो ज्यादा सन की लाइट पड़ेगी? निर्भर करता है कि नहीं करता? लीफ के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है कि नहीं करता? सन की लाइट कम पड़ेगी हाँ या सर। ज्यादा पड़ेगी उसके ऊपर पड़ता है। तो लीफ का ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा, लीफ का ओरिएंटेशन भी फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे लीफ अरेंज है। नेक्स्ट है एज ऑफ द प्लांट या एज ऑफ लीफ। लीफ की एज भी या प्लांट की एज भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? यंग लीफ में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी कि ओल्ड लीफ में? कौन सी लीफ में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, यंग वाली में या ओल्ड वाली में? यंग में। आंसर दीजिए। यंग तो यंग लीफ में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ओल्ड लीफ में फोटोसिंथेसिस कम होगी। क्यों बता सकते हो ओल्ड लीफ में फोटोसिंथेसिस कम क्यों होगी? बताओ, water ओल्ड soluble- लीफ में ऐसा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वाटर एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कम हो जाएगा, वाटर से कोई लेना नहीं है। ओल्ड लीफ पीली पड़ जाती है, लीफ जब बूढ़ी हो जाती है तो पीली पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है मतलब उसमें क्लोरोफिल कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो गया। और क्लोरोफिल कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से करेंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएगी। समझ में आई नहीं बात? कर पाएंगे। हाँ, कौन सी सेल में आपकी फोटोसिंथेसिस होती है? फोटोसिंथेसिस किस सेल में होती है? सेल का नाम बताइए। मीजोफिल सेल में। अगर मीजोफिल सेल ज्यादा होंगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो अगर मीजोफिल सेल का नंबर ऑफ मीजोफिल सेल लीफ में ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। मीजोफिल सेल के अंदर कहां पर होती है फोटोसिंथेसिस, किस सेल ऑर्गेनल्स में? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा इतने सारे फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की रेट को फास्ट या स्लो करने वाले फैक्टर के नाम बताइए। इतने सारे नाम लिखवा दिए, ईटीसी और भी बहुत सारे हैं, कुछ नाम हमने लिख पाए हैं। इनमें से इतने सारे फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इनमें से कुछ फैक्टर एक्सटर्नल है और कुछ फैक्टर इंटरनल हैं। इनमें से इंटरनल सेलेक्ट करिए, कौन कौन से फैक्टर इंटरनल हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर द इंटरनल, सेलेक्ट करवाइए। इंटरनल फैक्टर को सिर्फ सेलेक्ट करना है, बोलिए। क्लोरोप्लास्ट इंटरनल में आएगा एक्सटर्नल में? इंटरनल में आएगा। इंटरनल गोला मारते जा रहे हैं हम। नंबर ऑफ मीजोफिल सेल इंटरनल में आएगा, इंटरनल फैक्टर है। एज ऑफ द लीफ इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर। ओरिएंटेशन ऑफ द लीफ इंटरनल है, साइज ऑफ द लीफ इंटरनल है, नंबर ऑफ द लीफ इंटरनल है। कोई दिक्कत? अब बताइएगा, लाइट क्या है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल CO2 एक्सटर्नल है। पिगमेंट किस में आएंगे? इंटरनल में आएंगे। वेरी गुड, पिगमेंट इंटरनल में आएंगे। जानबूझ कर मैं इसलिए इसको इधर कंफ्यूजन करने के लिए लिख दिया था, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। टेम्परेचर एक्सटर्नल में आएगा, वाटर एक्सटर्नल में आएगा। तो देखो एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं? लाइट, CO2, टेम्परेचर और वाटर, ये चारों एक्सटर्नल फैक्टर है। बाकी जितने भी नाम लिखे हैं वो सारे के सारे इंटरनल हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो आप? कैन यू क्लासीफाई द एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर, डिफरेंशिएट कर सकते हो? हाँ सर। अब चलो, इतनी बात समझ में आ गई। यहां से क्वेश्चन अगर आना होगा तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आएगा अभी तक जितना पढ़ाया है, कि हाउ मेनी ऑफ देम आर द एक्सटर्नल फैक्टर एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर द इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर को डिफरेंशिएट करो। इससे क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे क्या? हाँ सर। तो बस इतना सा क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लो इतना समझ गए? अगला टॉपिक पढ़े, आगे पढ़े। हाँ सर, चलिए। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं, ब्लैक मैन नाम के एक साइंटिस्ट हुए। कौन से साइंटिस्ट आए? ब्लैक मैन साइंटिस्ट का नाम है, काला आदमी। साइंटिस्ट का नाम क्या था? ब्लैक मैन, काला आदमी। हाँ चलेगा, नाम साइंटिस्ट का याद हो गया। साइंटिस्ट गोरे थे कि काले थे?
गोरे थे। ब्लैक। पता नहीं, गोरे थे काले थे पता नहीं, इनका नाम तो काला था, काला आदमी। तो ब्लैक मैन नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक नियम दिया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर नाम का लॉ दिया। कौन सा लॉ दिया? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये नियम किसने दिया था? ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, रूल का नाम है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, याद रहेगा। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर रूल किसने दिया? ये लॉ किसने दिया? ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने। कब दिया? 1905 में दिया। चलेगा? डन बच्चों, डन? हाँ, तो लॉ हाँ, सर। ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये नियम क्या कहता है, ध्यान समझना। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर रूल्स क्या कहता है, ब्लैकमैन का ये रूल क्या कहता है, तो ध्यान से सुनना। उन्होंने हिंदी में पढ़ाते पहले, अगर किसी प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट कर रहे हो, अगर किसी प्रोसेस को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट कर रहे हो, तो उनमें से जो फैक्टर अपनी मिनिमम वैल्यू के पास होगा वही लिमिटिंग फैक्टर है। एक बार फिर से बोल दें, हिंदी में सुनना फिर इंग्लिश में बोलेंगे। जब किसी केमिकल रिएक्शन को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो उनमें से कौन सा फैक्टर उसको सबसे ज्यादा, इसका लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा? जो सबसे मिनिमम वैल्यू के पास हो, लोअर वैल्यू के पास हो। जो लोअर वैल्यू के सबसे लोएस्ट वैल्यू के पास होगा, नियर टू लोएस्ट वैल्यू होगा, वही उसका लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल देकर समझाते हैं हम आपको, सुनना ध्यान से। अगर एक पेड़ हमारा रेगिस्तान में लगा हुआ है, डिजर्ट में लगा हुआ है, सहारा डिजर्ट में लगा हुआ है, तो बताइए उसका लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन ए है लाइट, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है टेम्परेचर, ऑप्शन डी है वाटर। इन चारों में सेलेक्ट करिए कौन सा लिमिटिंग फैक्टर होगा। लाइट। वाटर। सही आंसर वाटर। भूषण सोच के आंसर दिया करो। क्या बोला हमने? डिजर्ट में लगा हुआ, रेगिस्तान में उसके पास सबसे कम क्या होगा? लाइट कम होगी क्या, या CO2 कम नहीं, होगी, या water। टेम्परेचर कम होगा, या पानी कम होगा? सबसे लोएस्ट Water वैल्यू कम किसकी होगा। होगी? उसके पास सबसे कम पानी होगा, इसलिए यहां पर लिमिटिंग फैक्टर कौन है? सेलेक्ट करके बताइए। वाटर। वाटर। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। एक पेड़ आपके सियाचिन में लगा हुआ है, एक प्लांट है सियाचिन में लगा हुआ है, टेम्परेट रीजन में लगा हुआ है, बताइए उस प्लांट को, उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? सियाचिन जानते हो, नाम सुना है आपने? नो सर। सियाचिन का नाम तो सुना है ना, चाइना बॉर्डर में है, इंडिया चाइना बॉर्डर, नाम सुना होगा सभी ने। यस हाँ, सर। सर नहीं लाइट। सुना? हाँ, उसके लिए लिमिटिंग, हाँ, अगर किसी ने थोड़ा भी Light। सियाचिन के बारे में जानता है तो जानता होगा, वहां पर टेम्परेचर माइनस में होता है, Temperature। इतना ठंडा होता है वो जगह। अगर किसी ने टीवी में कभी न्यूज में सुना हो सियाचिन के बारे में, इतनी ठंडी जगह है कि वहां पर बर्फ जमी रहती 24 घंटे, सालों भर। इतना ठंड होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है। अगर वहां पर किसी ने हाथ से कुछ छू लिया तो वो चीज, उसकी उंगली टूट जाएगी। हर समय ग्लव्स पहन के रखना होता है, इतनी ठंड पड़ती है बाहर में। -18 डिग्री, -20 डिग्री टेम्परेचर होता है वहां पर हमेशा। ऐसे हवा में पानी फेंकोगे तो पानी जमीन में नहीं गिरेगा, बर्फ गिरेगी जमीन में। अगर तुमने ऐसे हवा में पानी फेंका तो जमीन में क्या गिरेगा, पानी या बर्फ? तुमने एक गिलास में पानी लिया और ऐसे हवा में फेंका तो जमीन में बर्फ गिरेगी। इतना ज्यादा टेम्परेचर वहां का लो है, इतनी जल्दी पानी से बर्फ बन जाएगा। गिलास का पानी हवा में जाएगा, जमीन में गिरते गिरते बर्फ बन जाएगा, इतना टेम्परेचर लो है। तो इसलिए वहां पर लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर इतना लो है टेम्परेचर वहां का कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के जो टेम्परेचर चाहिए उसके आसपास भी नहीं है, बहुत कम है। तो वहां लिमिटिंग फैक्टर टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सोच का आंसर देना। एक डेंसली, अब भूषण गलत मत करना, सोच का आंसर देना। एक डेंसली हैबिटेट फॉरेस्ट है, कैसा जंगल है? बहुत घना बसा हुआ जंगल है, डेंसली हैबिटेट फॉरेस्ट है। वहां पर छोटे छोटे प्लांट्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? स्मॉल साइज के प्लांट के लिए क्या होगा लिमिटिंग फैक्टर? लाइट। लाइट। वेरी गुड।
क्यों? क्योंकि डेंसली हैबिटेड फॉरेस्ट है, तो वहां पर ऊंचे ऊंचे पेड़ तो बहुत ऊपर ऊपर तक होंगे, उनको लाइट आराम से मिलेगी। लेकिन वो पेड़ इतने घने हैं कि वो कैनोपी की तरह काम करेंगे, पूरा ढक लेंगे जंगल को, और नीचे जो छोटे छोटे प्लांट हैं उनको लाइट नहीं मिल पाएगी। इसलिए वहां पर लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? लाइट होगा। अब लाइट। से भूषण आंसर देगा। भूषण से क्वेश्चन है, भूषण आंसर देना। मेरे बेडरूम में एक प्लांट हाँ, लगा है, मेरे बेडरूम में एक प्लांट लगा हुआ है, उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? सर लाइट। बेडरूम, हाँ, मेरे बेडरूम में लाइट अच्छे से नहीं आएगी। मेरा बेडरूम है तो बेडरूम में सर। तो धूप नहीं आएगी, तो बेडरूम में प्लांट लगा है तो उसके लिए लाइट लिमिटिंग तो फैक्टर वो होगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर भी धूप होगा ढंग ना से सर नहीं उसके आए। साथ साथ। टेम्परेचर क्यों? मेरे कमरे में क्या आग लगी हुई है क्या? गर्मी है कि मेरे टेम्परेचर, मेरे रूम में या फिर बर्फ गिरती है मेरे बेडरूम में? टेम्परेचर कैसे नो हो सर, सकता है रूम मेरे के। बेडरूम में? टेम्परेचर क्या बर्फीला टेम्परेचर है क्या? बर्फ में सोते हैं हम क्या? नो सर। हाँ, तो यहाँ टेम्परेचर, या फिर हम आग में सोते हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है, बहुत हाई टेम्परेचर है। कुछ नहीं, टेम्परेचर तो नॉर्मल है, जैसा बाहर है वैसा मेरे रूम के अंदर है, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं है। हाँ सर। सिर्फ डिफरेंस क्या है? लाइट मेरे कमरे के अंदर नहीं आएगी, घर के अंदर, मेरे बेडरूम के अंदर लाइट अच्छे से नहीं आ पाएगी, अंधेला होगा, हाँ सर। इसीलिए यहां पर लिमिटिंग फैक्टर लाइट होगा। समझ पा रहे हो कब कौन सा लिमिटिंग फैक्टर होगा? आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए, आपके घर के सामने में जो ट्री लगा हुआ है, आप सभी के घर के सामने जो ट्री लगा हुआ है, उस ट्री में, आपके घर के पास में, आपके मोहल्ले में जो ट्री लगा हुआ है, उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या है? आंसर दीजिए। नॉर्मल सिचुएशन में लगे हुए प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? सोच कर आंसर दीजिए। सभी बच्चों के लिए ओपन फॉर ऑल, देखते हैं किसका दिमाग ज्यादा काम करता है। नॉर्मल सिचुएशन में प्लांट लगा हुआ है, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आपके लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? आपके घर के मोहल्ले में जो प्लांट लगे हुए हैं, उन प्लांट्स के केस में सोचकर बताइए लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? किसी को याद आ रहा? सर अपने मोहल्ले के प्लांट नहीं देखे आपने? CO2 सर। हाँ, आंसर होगा CO2, सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में, मोहल्ले की बात करें मतलब पूरे एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर में CO2 कंसंट्रेशन कितना है? एटमॉस्फेयर में CO2 कंसंट्रेशन है 0.03% से लेकर 0.04% के बीच में, इतनी ही CO2 होती है। अगर किसी ने पढ़ा हो गैसियस कंसंट्रेशन, एटमॉस्फेयर में CO2 गैस कितनी है, कितने परसेंट है, पढ़ा है कभी किसी ने आज तक? नाइट्रोजन कितने परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 70। किसी 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% ऑक्सीजन है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, 0.1। कितना कम है? 0.03 से 0.04 के बीच में है, मतलब बहुत कम है। CO2 की नहीं है एटमॉस्फेयर में, कॉमर्स। है कि नहीं है? इसलिए नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मली जो हमारे आसपास साउथ ऑफ प्लांट हैं, उनके लिए लिमिटिंग फैक्टर कौन होता है नॉर्मल कंडीशन में? CO2 होता है। चलेगा? इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? लिमिटिंग फैक्टर समझ में आ गया? लिमिटिंग फैक्टर की लॉ किसने दिया था? किसने दिया था लॉ? ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने। कब दिया था? Blackman। 1905 में। उन्होंने क्या कहा था? When several factors are affecting any chemical reaction, then the factor which have near lowest या near to lowest value are called as limiting factor. And अब सोच का आंसर देना, जल्दी सोच के देना। आपको एक लाइन हम बोलते हैं, आपको आंसर देना ट्रू है कि फॉल्स है। लिमिटिंग फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस। सही है गलत है? लिमिटिंग फैक्टर डिटरमाइन द रेट ऑफ प्रोसेस। सही है या गलत है? लिमिटिंग फैक्टर डिटरमाइन द रेट ऑफ प्रोसेस। ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट? ट्रू। ट्रू है। जैसे एग्जांपल के तौर पर पूछे,
रेगिस्तान में एक प्लांट लगा हुआ है, उसका लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? डिजर्ट में लगा हुआ है एक प्लांट, वाटर उसका लिमिटिंग फैक्टर वाटर वाटर है। वाटर अब सोचना, उस पेड़ को अगर हम सन की लाइट ज्यादा देंगे, सन की लाइट ज्यादा देंगे तो क्या फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी उस पेड़ में? क्या रेगिस्तान में लगा हुआ प्लांट है, सन की लाइट ज्यादा देंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी क्या? या उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देंगे तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा? दूसरा ऑप्शन है। तीसरा No, sir. ऑप्शन है, या उसको हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर देंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा? या चौथा ऑप्शन है, उसको पानी ज्यादा देंगे तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा? किस पर डिपेंड करेगा उसका ज्यादा ग्रोथ अच्छे से ग्रोथ करे? किस पर डिपेंड करेगा? वाटर पे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर वाटर है, और वाटर का अमाउंट कम या ज्यादा करने से प्लांट की ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस का रेट कम या ज्यादा होगा। ऐसा कह सकते हैं कि रिजर्ट एरिया में जो प्लांट है वो पानी की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। अगर पानी अवेलेबल होगा तो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, पानी अवेलेबल नहीं होगा तो कम ग्रो करेंगे। चलेगा? यस तो आपकी एनसीईआरटी बुक ने क्या लिखा, हम पढ़कर सुनाते हैं, सुनना। इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक से अधिक फैक्टर से इफेक्टेड है तब, then it is rate will be determined by the factor which is nearest to minimum value। तो उस प्रोसेस को कौन सा फैक्टर कंट्रोल करेगा? कई सारे फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, तो कौन सा फैक्टर उनमें से कंट्रोल करेगा जिसकी वैल्यू मिनिमम हो? समझ में आई बात? सारे नहीं करेंगे, उनमें से कौन सा करेगा जो मिनिमम वैल्यू के आस, हाँ, और उसे मिनिमम वैल्यू के पास जो फैक्टर होगा उसे कौन सा फैक्टर कहेंगे? लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे। चलेगा? अगर लिमिटिंग फैक्टर का अमाउंट चेंज किया जाएगा तो प्रोसेस का रेट चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा खत्म हो गया। तो लिमिटिंग फैक्टर से क्वेश्चन हो सकता है, यहां से नीट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान से समझ लेना। लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन का दिया हुआ, खत्म हो गया ये भी। अगला टॉपिक है 4 फैक्टर जो एक्सटर्नल फैक्टर है, उनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला एक्सटर्नल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट। लाइट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। लाइट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इफेक्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइट। लाइट कैसे कंट्रोल करता है? तो लाइट में 3 चीजें डिपेंड करती है। क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट पहला फैक्टर है, लाइट की क्वालिटी क्या दे रहे हैं हम। इसके अंदर दूसरा फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी जो भी होगी स्पेलिंग देख लेना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी क्या है। और तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ये 3 फैक्टर इसके अंदर फिर से आ गए। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, इन तीनों वर्ड का मतलब समझ पा रहे हो? जो हम प्लांट के ऊपर लाइट देंगे वो किस क्वालिटी की लाइट दे रहे हैं आपकी? क्या किस हर वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस होती है क्या? क्या प्लांट किसी भी वेवलेंथ की लाइट पर फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या? आंसर है नो। प्लांट सिर्फ किस वेवलेंथ की लाइट पर फोटोसिंथेसिस करता है? ओनली 400 से लेकर और 700 के बीच में, 700 nm के बीच की लाइट में ही फोटोसिंथेसिस करता है। इस लाइट को पार के नाम से जानते हैं, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएंस। तो अगर पार रेडिएशन मिल रही है PAR, तो प्लांट सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस करेगा। उसके बाद ऊपर है कम, अगर हम 200 nm की लाइट डालेंगे प्लांट पर फोटोसिंथेसिस होगी कि नहीं होगी? नो सर अगर प्लांट पे 200 नहीं होगी। प्लांट के ऊपर हम ग्रीन कलर की लाइट डालेंगे तो फोटोसिंथेसिस फास्ट होगी कि स्लो होगी? ग्रीन लाइट में सबसे स्लो फोटोसिंथेसिस होती है, याद रखना। सबसे स्लो फोटोसिंथेसिस किस रंग की लाइट में होती है? ग्रीन कलर की लाइट में, अगर हम 7 कलर की लाइट की बात करें तो। और सबसे ज्यादा किस कलर में होती है? सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस कलर में होती है? रेड कलर में और ब्लू कलर में, याद रहेगा। रेड और ब्लू में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है और ग्रीन कलर में सबसे लोएस्ट होती है। चलेगा? सर इतनी सी बात समझ गए। अब आपका आईक्यू टेस्ट है, जल्दी से आंसर देना। आईक्यू से क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर देता है। क्वेश्चन ध्यान सुनना और फिर आंसर देना, जल्दीबाजी मत करना। इन which color light the plants perform maximum photosynthesis? In which color light plant perform maximum photosynthesis? Option A, red and blue color light.
ऑप्शन बी ग्रीन कलर लाइट, ऑप्शन सी व्हाइट कलर लाइट, ऑप्शन डी वायलेट कलर लाइट। आंसर दीजिए कौन सा आंसर सही होगा इनमें से। आईक्यू लगाना है, जल्दीबाजी मत करना, ब्रेन लगाओ, आंसर दो। A and C. बोलो जल्दी से, Red और and बच्चों ट्राई blue. करो। रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ब्लू। Red and blue. नहीं बच्चों, आंसर जान लो। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। आपको बताना सबसे ज्यादा फायदा आपको कब होगा। ऑप्शन देते हैं और जल्दी सोच कर आंसर देना। आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम आपको 3 ऑप्शन दे, 4 ऑप्शन दे, बताओ आपको सबसे ज्यादा फायदा कब होगा। पहला ऑप्शन, अगर हम आपको 2000 रुपए का नोट दे, एक 2000 रुपए का नोट रखा हुआ है, एक दूसरा रखा है 500 रुपए का नोट, तीसरा रखा है 100 रुपए का नोट, और चौथा ऑप्शन है पूरा बक्सा जिसमें रखे हुए सारे नोट। बताइए आप कौन सा नोट उठाएंगे, कौन सा चीज उठाएंगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। 4 में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट आगे करेंगे। वाले, Last वाला. समझ में आ रही बात, लास्ट वाला। समझ में आ रही बात। आपने क्या बोला, हाँ, सबसे सर। बड़ा नोट कौन सा होता है, नहीं पढ़ाया आपको। सबसे बड़ा नोट किसका होता है, 2000 का नोट सबसे बड़ा होता है। पहला ऑप्शन बताया, बताया ना आपको। 2000 हाँ, का सर। नोट, 500 का नोट, 100 रुपए का नोट, और ये तीनों जिस बक्से में रखे हुए हैं वो बक्सा, चारों में से आप क्या उठाएंगे सबसे ज्यादा फायदा हो आपको। बक्सा पूरा पूरा। पूरा बक्सा ले लेंगे आप, चारों नोट अपने आप मिल जाएंगे, तीनों नोट मिल जाएंगे आपको अपने आप। समझ गए कहानी को, कहानी समझ में आ गई, Yes, कहानी sir. समझ में आई। सबसे बड़ा नोट कौन, सबसे हाँ, बड़ा सर। नोट कौन सा होता है, कौन सा नोट सबसे बड़ा 2000 होता का। है, 2000 का। सबसे ज्यादा फायदा कब होगा, आप 2000 का नोट उठाएंगे तब, 500 का नोट उठाएंगे तो, 100 रुपए का नोट उठाएंगे तो, या पूरा बक्सा उठा लेंगे तो। क्या ले जाएंगे आप, क्या मांगेंगे बक्सा। अगर आपसे बोले ऑफर के, आप बोले इनमें से क्या उठाना चाहते हैं। बोलो, समझ गए बात को। पूरा बक्सा सर। एग्जाम्पल समझ में आया आपको। अगर एग्जाम्पल समझ सर। में आ गया तो यही हम आपसे पूछ रहे हैं। व्हाइट कलर की लाइट मतलब कितने रंग की लाइट को व्हाइट कलर कहते हैं, कौन से रंग को व्हाइट कलर कहते हैं। 7 color. सातों रंग, 7 color. हाँ 7 कलर की लाइट को मिक्स कर दो तो एक नया रंग बनता है जिसको व्हाइट कलर बोलते हैं। तो व्हाइट कलर में रेड कलर होगा या नहीं होगा, होगा सर। होगा. व्हाइट कलर में ब्लू कलर होगा कि नहीं होगा, वायलेट, ये होगा ग्रीन, सर. येलो, पर्पल, ऑरेंज सारे कलर आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। सातों रंग की लाइट को एक साथ व्हाइट कलर की लाइट कहते हैं। तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस रंग की लाइट में होती है, आंसर होगा व्हाइट कलर की लाइट में। लेकिन व्हाइट एक अकेला कलर है या ग्रुप ऑफ कलर है, Group of color. ग्रुप ऑफ कलर। ग्रुप ऑफ कलर है। व्हाइट एक कलर नहीं है, व्हाइट कई कलर को मिलाने से बना हुआ कलर है। तो अगर व्हाइट ऑप्शन में है तो व्हाइट सेलेक्ट करेंगे। व्हाइट नहीं है, अगर आपसे कोई एक सिंगल कलर सेलेक्ट करने को कहता है तो सिंगल कलर सेलेक्ट करेंगे। तो कौन सा करेंगे, रेड कलर एंड ब्लू कलर। चलेगा, दोनों बात हाँ, समझ में सर। आई। आपसे कहे कोई एक ही नोट उठा सकते हैं आप इनमें से, तब आप कौन सा नोट उठाएंगे, 2000 का। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में पूरा पर्स उठा सकते हैं तो पूरा पर्स उठाना सबसे अच्छा रहेगा। मेरी बात समझ गए। हाँ सर। तो आंसर ऑप्शन देख कर देंगे। अगर व्हाइट ऑप्शन में है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, व्हाइट। अगर व्हाइट नहीं है, ऑप्शन में व्हाइट नहीं है तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, Red and blue. रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू। सबसे कम फोटोसिंथेसिस किस कलर की लाइट में होती है, आंसर होगा ग्रीन कलर की लाइट में। ग्रीन। ग्रीन कलर की लाइट में प्लांट सबसे कम फोटोसिंथेसिस करते हैं, याद रखिएगा, लोएस्ट फोटोसिंथेसिस। तो क्वालिटी ऑफ लाइट मैटर करती है कि नहीं करती, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी या कम होगी, किस रंग की लाइट डाल रहे हैं प्लांट पर वो डिपेंड करता है कि नहीं करता। अगर हम पेड़ के ऊपर ग्रीन हाँ, कलर सर। की लाइट डालेंगे तो फोटोसिंथेसिस फास्ट होगी कि स्लो होगी, Slow. स्लो हो जाएगी। वेरी गुड। अगली बात, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट की इंटेंसिटी हाई कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस फास्ट होगी, लाइट की इंटेंसिटी कम कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस स्लो होने लगेगी। समझ गए। तीसरा चीज है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कितने घंटे के लिए लाइट दे रहे हैं। मान लो हम लाइट अच्छी दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की दे रहे हैं, इंटेंसिटी भी अच्छी है, लेकिन लाइट को हम मात्र 15 मिनट के लिए देंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेगा क्या, कि 4 घंटे देंगे तो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। बात समझ रहे हो। हाँ सर। हाँ, तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट भी इंपॉर्टेंट करता, कितने घंटों के लिए लाइट है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट।
तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड क्वालिटी ऑफ लाइट आपकी फोटोसिंथेसिस की रेट को गवर्न करती है कि नहीं करती, फास्ट होगी कि स्लो होगी, करती हैं। वेरी गुड। अगली लाइन याद रखना, धरती पर जितनी भी लाइट आती है उनमें से प्लांट को कितनी लाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो याद रखना, आपकी बुक ने लिखा है साफ साफ कि धरती पर जितनी भी लाइट आती है, फुल सनलाइट का 10% पार्ट भी अगर प्लांट को मिला तो इनफ है, उतने प्लांट का पेट भर जाता है। कितना परसेंट में? 10% इनफ है बोल रहा है। धरती पर जितने प्लांट वो जितनी लाइट पड़ रही है, वो सारी लाइट का 10% भी अगर पड़ेगा तो भी प्लांट खुश रहेगा। मतलब प्लांट को बहुत सारी लाइट चाहिए होती है या जितना मिलता है इनफ है? मिलता है ना। इनफ है ना। इसीलिए जनरल केस में हम बात करें, किसी भी केस में बात करें, तो आपके लाइट लिमिटिंग फैक्टर होता है कि नहीं होता। नॉर्मली आपके बात करें, सिर्फ दो जगह को छोड़ दे, आपके डेंसली फॉरेस्ट को छोड़ दे, वहां पे जो घास है, और आपके बेडरूम को छोड़ दे, घर के अंदर के इंडोर प्लांट को छोड़ दे, तो बाकी किसी सारे प्लांट के लिए, किसी भी प्लांट के लिए आपका लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं हो हाँ सकता। सर। क्योंकि लाइट का सैचुरेशन वर्ड का मतलब समझते हो क्या? सैचुरेशन पॉइंट का मतलब समझते हो? तृप्त हो जाना, हाँ सर। पेट भर जाना, संतुष्ट हो जाना। जैसे आपको आम पसंद है तो हम आपको इतना आम खिला दे, इतना आम खिला दे कि आप बोलो अब आम नहीं खाएंगे भाई, अब हम आम खाएंगे ही नहीं। तो मतलब आप क्या हो गए? सैचुरेट हो गए आम से, तृप्त हो गए, आपका मन भर गया, अब आम नहीं खाएंगे आप। सैचुरेशन पॉइंट सनलाइट का जल्दी आ जाता है कि नहीं आ जाता? Yes, sir. ओनली 10% भी लाइट मिली तो भी सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। इसीलिए लाइट इज नेवर बी लिमिटिंग फैक्टर इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए जाए तो लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। चलेगा। अगर अगली बात बोलते हैं, लाइट जितनी देते जाएंगे उस हिसाब से आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी बढ़ाते जाएंगे, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी घटेगी? ये फोटोसिंथेसिस का रेट, इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और इधर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी। और एक कैसा ग्राफ आ रहा है? लीनियर ग्राफ आएगा। लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, ऑप्टिमम लाइट आएगा, पॉइंट आएगा, इसके बाद फिर कितना भी बढ़ाते जाएंगे इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा निगेटिव ही होगा। क्योंकि ज्यादा लाइट से क्लोरोफिल ए खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। बहुत ज्यादा लाइट पड़ने से क्लोरोफिल ए डैमेज हो सकता है। इसको फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। किसी ने हमसे पूछा था एक बार, तो ज्यादा सन की लाइट पड़ने से क्लोरोफिल खराब हो जाते हैं, इस घटना को फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट भी बेकार है कि नहीं है? मेरी बात सुनो, एक लिमिट तक लाइट अच्छी है, लेकिन लिमिट से ज्यादा लाइट देंगे, बहुत ही ज्यादा दे देंगे तो अच्छी है क्या प्लांट के लिए? No, sir. तो आपकी एनसीईआरटी में ऐसा चार्ट बना है, ऐसा चार्ट बना है, एक लिमिट तक आपका बढ़ता जाएगा फोटोसिंथेसिस इंटेंसिटी बढ़ाने से, एक लिमिट के बाद रुक जाएगा और उससे भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर कम होने लगेगा। कम होने का नहीं बनाया है आपकी ग्राफ, बस इतना ही ग्राफ बना है। तो यही है, ये ग्राफ किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि एक लिमिट तक आपके लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, एक लिमिट के बाद कांस्टेंट हो जाती है। उस लिमिट को कौन सा पॉइंट कहेंगे? जहां से अभी ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसको कौन सा पॉइंट कहेंगे? सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे। इस बात को सैचुरेशन पॉइंट अगर नहीं समझ पाए हो तो एग्जांपल समझाते हैं आपको। मेरे घर में एक मजदूर है, एक लेबर रहता है। अगर हम उसको दिन भर में हाफ रोटी खिलाएं, आधी रोटी खिलाएं, तो कितना काम करता है वो? थोड़ा सा काम करेगा। अगर दिन भर में उसको भूखा रखें, सिर्फ आधी रोटी खिलाएं पूरे दिन में, थोड़ा सा काम करेगा। अगर हम उसको एक रोटी खिला देंगे तो काम ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा जितना आधी रोटी में करने वाला था? Yes. उसके बाद हम बोले उसको हम 2 रोटी खिला दें, वो और ज्यादा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएंगे। कर पाएगा। उसको 3 रोटी खिलाएं और ज्यादा करेगा, 4 रोटी खिलाएं और ज्यादा करेगा, 5 रोटी खिलाएं और ज्यादा काम करेगा, 10 रोटी खिलाएं और ज्यादा काम करेगा। समझ में आ रही बात? अब बताओ उसको 100 रोटी खिला दे, अब क्या बताओ, 10 रोटी के बाद उसको 20 रोटी खिलाएं, डबल काम करेगा क्या? नो नहीं। सर।
No, sir. नहीं करेगा। 20 से 40 रोटी खिलाए, 40 रोटी दे दिए उसको खाने के लिए, क्या और ज्यादा काम कर लेगा क्या वो? 80 रोटी दिए तो और ज्यादा काम कर लेगा क्या? आज दिन में 80 रोटी दिए तो ज्यादा और ज्यादा काम कर लेगा क्या? 100 रोटी देंगे तो और ज्यादा काम कर लेगा क्या? आंसर यस है या नो है? No. No. नो। क्यों? No, sir. क्योंकि वो इंसान का कभी ना कभी पेट भर जाएगा, एक सैचुरेशन पॉइंट होगा, जब उसका पेट भर जाएगा अब उससे ज्यादा वो नहीं खा सकता। समझ में आ रही बात? तो सैचुरेशन पॉइंट तक आधी रोटी जब खिला रहे थे तब बहुत कम काम कर रहा था। एक रोटी खिलाए तो और काम करने की एफिशिएंसी बढ़ी उसकी, 2 खिलाए तो और बढ़ी, 3 खिलाए तो और बढ़ी, 4 खिलाए तो और बढ़ी, 10 खिलाए तो और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन 10 में उसका पेट भर गया तो 10 के बाद उसको जितनी भी रोटी खिलाओ उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? जितनी भी रोटी उसको दे दो वो खाएगा ही नहीं, उसका पेट भर चुका है। बात समझ में आ रही? हाँ बात समझ सर। में आ रही? तो वो पॉइंट जिसमें Yes, उसका पेट भर जाता है उस पॉइंट को क्या कहेंगे? जिससे ज्यादा नहीं खा सकता वो, उसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। इसी तरह सन की लाइट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, लेकिन एक पॉइंट के बाद फोटोसिंथेसिस का रेट रुक गया, चाहे जितनी भी फोटोसिंथेसिस आप लाइट बढ़ाते जाओ, तो इसलिए इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे, जहां से कुछ फर्क ना पड़े। सैचुरेशन पॉइंट आ गया, खत्म हो गया। सैचुरेशन पॉइंट समझ में आया, लिमिटिंग फैक्टर समझ में आया, 2 वर्ड समझ गए। अगला पॉइंट आया कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड आपका सर फैक्टर की बात करते हैं। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर जो ट्रॉपिक रीजन में सर जो प्लांट रहते हैं ना, उनका लिमिटिंग उनका फैक्टर सर टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर तो उनका होगा, सैचुरेशन क्योंकि पॉइंट वहां ज्यादा पर होगा सर। किस चीज के लिए? हाँ लाइट लेने के लिए ना। लाइट हाँ के लिए। ऑब्वियसली बात है, उनको लाइट के लिए, टेम्परेचर के लिए, क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ती है तो लाइट टेम्परेचर ज्यादा चाहिए उनको। हाँ सर। चलो अगला आया CO2 कंसंट्रेशन। CO2 को प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 की जरूरत है कि नहीं है? है। एटमॉस्फेयर में जनरली कितने परसेंट CO2 होती है? 0.03 से लेकर के 0.04% के बीच में CO2 है एटमॉस्फेयर में। लेकिन प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अच्छे से फोटोसिंथेसिस करने के लिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? अच्छे से फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको 0.05% CO2 चाहिए। अगर इतनी CO2 होगी तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगी कि नहीं होगी? प्लांट्स का सैचुरेशन, तो प्लांट को अच्छे से फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 कितनी चाहिए? 0.05। लेकिन एटमॉस्फेयर में कितनी है? केवल 0.03 से 0.04 के बीच में है। मतलब CO2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो प्लांट को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा हैप्पी लगेगा। फील करेंगे। हाँ वो हैप्पी फील करेंगे। मतलब आप जो कंपनी लगाते हो, फैक्ट्री लगाते हो, जो कारखाने लगाते हो, जितना पॉल्यूशन करते हो, प्लांट खुश होते हैं कि नाराज होते हैं? खुश हो जाते हैं वो, कि और अच्छा, चलो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन याद रखना, कितना तक मैक्सिमम उनको अच्छा लगेगा? कब तक अच्छा लगेगा? जब तक एटमॉस्फेयर का कंसंट्रेशन कितना ना हो जाए, 0.5 तक उनको अच्छा लगेगा। लेकिन इसके बाद ज्यादा करोगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं सर। नहीं लगेगा। उसके बाद उनको अच्छा नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन हम पूछे कि बताइए, इसीलिए सबसे ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर नॉर्मल कंडीशन में प्लांट का लिमिटिंग फैक्टर कौन होता है? नॉर्मल कंडीशन वाले प्लांट के लिए CO2। हाँ। अगला क्वेश्चन है, प्लांट कई तरह के होते हैं, C3 प्लांट होते हैं एक, और दूसरे होते हैं C4 प्लांट। किन प्लांट्स कम CO2 में जिंदा रह सकते हैं? कौन से प्लांट कम CO2 में जिंदा नहीं रह सकते? कार्बन डाइऑक्साइड कम देंगे तो कौन से प्लांट जिंदा रहेंगे, कौन से मर जाएंगे? अगर हम CO2 कंसंट्रेशन इसको कम देंगे तो C3 प्लांट में कौन सी घटना होने लगेगी? फोटो रिस्पायरेशन होने लगेगा और प्लांट मर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कम होने पर फोटो रिस्पायरेशन होने लगेगा और C3 मर जाएंगे। जबकि इसको CO2 कम मिलेगा तब भी जिंदा रह जाएगा, इसको कुछ फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता, इसलिए लेस CO2 में आराम से जिंदा रह सकता है। लेकिन इन प्लांट को जिंदा रहने के लिए मोर CO2 चाहिए होती है। किसको ज्यादा चाहिए है? मोर CO2 किसको चाहिए? C3 प्लांट। किन प्लांट को ज्यादा CO2 चाहिए होती है? C3 प्लांट को ज्यादा CO2 चाहिए होती है। C4 प्लांट कम CO2 में भी जिंदा रहते हैं आराम से। याद रहेगा? इतनी सी बात याद रहेगी? यस सर। कौन से प्लांट को ज्यादा CO2 चाहिए, किस प्लांट को कम CO2 चाहिए? C3 प्लांट को ज्यादा CO2 चाहिए और C4 प्लांट को कम CO2 चाहिए होता है।
C3 प्लांट जो है उनका सैचुरेशन पॉइंट बताइए। आप सैचुरेशन पॉइंट की बात कर रहे हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कौन जल्दी संतुष्ट हो जाएगा? सैचुरेशन पॉइंट किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा? कौन जल्दी मान जाएगा कि C4 चलो का अब कम बस होगा हो गया? सर। नहीं, हाँ वेरी गुड। C4 प्लांट का सैचुरेशन पॉइंट जल्दी आ जाएगा। कितने में आ जाएगा? इसको याद कर लेना, 360 म्यू एल पर लीटर। अगर इतना CO2 रहा इसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। इससे ज्यादा CO2 अब नहीं लेगा, बोलेगा अब पेट भर गया, मुझे नहीं खानी और CO2। लेकिन इसका पेट बड़ा है, ये इसको बहुत सारी CO2 चाहिए होती है, इसका सैचुरेशन पॉइंट आता है 450 म्यू एल पर लीटर। तो बताइए इसमें से ज्यादा किसका सैचुरेशन पॉइंट बड़ा है, C3 का या C4 का? और किसका कम है? C3 का ज्यादा है, C4 का कम है। C4 का कितना है? आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ डाटा याद कर लो। सैचुरेशन पॉइंट C3 प्लांट का सैचुरेशन पॉइंट 450 म्यूएल और C4 का 360। हाँ, ये पैराग्राफ जो है बहुत ही उलझा हुआ पैराग्राफ है। एनसीईआरटी से अगर रीडिंग किया होगा किसी ने तो समझ में नहीं आया होगा एक बार में उसको, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा। इतना समझ में, कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो अब आप आराम से समझ सकते हो। वरना ऐसा ऐसा घुमा घुमा के सेंटेंस लिखा है, अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे। तो आपको मालूम चल गया CO2 कंसंट्रेशन किस प्लांट को ज्यादा चाहिए, किसको कम चाहिए। CO2 आपका बहुत बड़ा वो है कि नहीं है। अगली बात कह रहा है ग्रीन हाउस क्रॉप किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझना, C3 प्लांट को ग्रीन हाउस क्रॉप कहेंगे या C4 प्लांट को? सोच के आंसर दो, किस प्लांट को ग्रीन हाउस C3। क्रॉप कहेंगे? वेरी गुड। ग्रीन हाउस इफेक्ट सुना है आपने, या ग्रीन हाउस हाँ नाम सर, सुना है? एक ज्यादा CO2 आपने वाला। देखा होगा। हाँ, आपका पंजाब नेशनल यूनिवर्सिटी जो है ये, इसमें बहुत सारे घर बने हुए देखे होंगे आपके खेतों के बीच में, हरे हरे रंग के ग्रीन कलर के बनते हैं। ग्रीन हाउस हरे रंग के आपके टीना वाले घर रहते हैं, कई सारे देखे हैं खेतों के बीच में। कभी कोई हाँ नर्सरी सर। वगैरह गए हो आप? आज तक नर्सरी वगैरह गए हो? वहां पर हाँ आपने सर। देखे छोटे छोटे घर देखे जिसके अंदर प्लांट रहते हैं? प्लांट का घर देखा है? हाँ सर। कभी किसी ने नर्सरी में प्लांट के घर देखे? ऐसे खेतों के बीचों बीच में घर बना दिया जाता है, उसके अंदर प्लांट उगाए जाते हैं। हाँ सर। उन प्लांट्स, उस घर को कहते हैं ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट का घर है, वो इंसानों का घर नहीं है, प्लांट के रहने के लिए बना है, इसलिए उसको ग्रीन हाउस कहते हैं। और ग्रीन हाउस चारों तरफ से बंद रहता है, और चारों तरफ से बंद होने की वजह से प्लांट के शरीर से जो CO2 होती है, CO2 बाहर निकल कर जा पाती है क्या? पूरी रात में जितनी CO2 प्लांट निकालेंगे वो एटमॉस्फेयर वाली CO2 भी रहेगी और उनकी अपनी CO2 भी रहेगी। इसलिए ग्रीन हाउस के अंदर CO2 ज्यादा होती है, कम होती है? ज्यादा होती। ज्यादा होती है। तो ग्रीन हाउस में CO2 ज्यादा रहने पर कौन से प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं? C3 या C4 ज्यादा CO2 में? C3। इसीलिए C3 प्लांट्स को ग्रीन हाउस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रीन हाउस प्लांट बोले तो उसका एनवायरमेंट C3 प्लांट। उसका क्या बोले बच्चा? एनवायरमेंट इफेक्ट है सर। नहीं समझ पाए हम। ग्रीन हाउस मतलब छोटा सा घर और उसके अंदर CO2 ज्यादा हो जाती है नॉर्मल CO2 की तुलना में। वहां पर उस कमरे में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसीलिए Okay, वहां पे फसल अच्छी उगती है। तो ग्रीन हाउस में कौन सी फसल को जनरली उगाते हैं? आपकी बुक लिखा C3 प्लांट को। एग्जाम्पल आपकी बुक ने लिखा है टोमेटो को और बेल पेपर को। ये दो प्लांट का नाम दिखाया आपके एनसीईआरटी बुक ने। टोमेटो का प्लांट C3 प्लांट है या C4 प्लांट है? बेल पेपर का प्लांट C3 प्लांट है या C4 प्लांट है? तो टोमेटो और C3। बेल पेपर ये C3 प्लांट है, और इनको अगर ग्रीन हाउस में उगाया जाएगा तो खेती अच्छी होगी कि नहीं होगी? फसल अच्छी उगेगी कि नहीं उगेगी? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, टोमेटो की खेती ग्रीन हाउस के अंदर अच्छे से होती है, क्यों? टोमेटो का प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होगा ग्रीन हाउस में, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर सनलाइट अच्छे से अवेलेबल होगी, CO2 अच्छे से अवेलेबल होगी, टेम्परेचर अच्छे से अवेलेबल होगा। क्या आंसर होगा? किसकी वजह से? वहां पर अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो रही है, CO2 के हायर कंसंट्रेशन होने की वजह से। चलेगा। टोमेटो और बेल पेपर का एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। टोमेटो और बेल पेपर को ग्रीन हाउस क्रॉप कहते हैं, C3 प्लांट को ग्रीन हाउस प्लांट कहते हैं, क्योंकि वहां पर C3 प्लांट में बहुत ज्यादा CO2 होने की वजह से अच्छे से आराम से कर पाते हैं। ग्रीन हाउस के अंदर CO2 कंसंट्रेशन हाई होता है या लो होता है एटमॉस्फेयर के कंपेयर में? हाई होता है। हाई हो।
बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट आया आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में नेक्स्ट एक फैक्टर की बात करें, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आएगा? टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर नंबर 3 आएगा, टेम्परेचर। बताइए प्लांट्स में टेम्परेचर का रोल है, फोटोसिंथेसिस में टेम्परेचर का रोल है कि नहीं है? हाँ है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं कि नहीं होते? होते हैं या नहीं होते? हाँ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है, और एंजाइम्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही काम कर सकते हैं। अगर उस टेम्परेचर से बहुत कम टेम्परेचर रहा या बहुत ज्यादा रहा तो उस कंडीशन में प्लांट जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? मतलब वो सॉरी, एंजाइम्स एक्टिव रहेंगे कि इनएक्टिव हो जाएंगे? अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दें या बहुत ज्यादा कर दें तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे। एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे क्या? नो सर। नहीं। वेरी गुड। आपसे दूसरा क्वेश्चन यहां से हो सकता है कि बताइए अगर टेम्परेचर का डिस्टरबेंस कर दिया जाए, टेम्परेचर कम या ज्यादा कर दिया जाए, तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा प्रभावित होगी, कौन सी रिएक्शन ज्यादा हैम्पर होगी? लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन ज्यादा हैम्पर होगी, लाइट रिएक्शन कंपैरेटिवली कम होगी। होगी दोनों ही, लेकिन लाइट रिएक्शन पे कम फर्क पड़ेगा। मेन जो आपको प्रॉब्लम होगी वो कौन सी रिएक्शन में होगी? डार्क रिएक्शन में दिखेगा। कोई दिक्कत? नो सर। बहुत अच्छी बात है। तो प्लांट्स आपके टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में सबसे अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, ना तो बहुत ज्यादा चाहिए ना बहुत कम चाहिए। लगभग में आपके जो एटमॉस्फेयर में 37 के आसपास टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस करते हैं। चलेगा? तो ट्रॉपिकल प्लांट ज्यादा अच्छा फोटोसिंथेसिस करेंगे या टेम्परेट प्लांट? ट्रॉपिकल। कौन से प्लांट ज्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेंगे? ट्रॉपिकल। बताइए। ट्रॉपिकल प्लांट ज्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट अच्छे से, मतलब अच्छा टेम्परेचर है। ठीक है, ट्रॉपिकल प्लांट जो हमारे इंडिया का टेम्परेचर है, जो भी एरिया का है, वो टेम्परेचर अच्छा है। बहुत ठंडी जगह पर प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। लास्ट आया आपका वाटर। वाटर भी एक फैक्टर है कि नहीं है? है। वाटर, प्लांट्स को कितना पानी चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए? बहुत बहुत कम पानी चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। प्लांट अपनी रूट से जितना पानी एब्जॉर्ब करता है उसका ओनली 1% वाटर ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, याद रखिएगा। अगर प्लांट ने जितना भी पानी एब्जॉर्ब किया, सिर्फ उसका कितना परसेंट प्लांट यूज करता है अपने लिए फोटोसिंथेसिस में? 1%। 1% ही यूज करता है, बाकी 99% क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है पानी। ट्रांसपायरेशन में उड़ जाता है, बर्बाद होता है। ट्रांसपायरेशन हो जाता है 99% वाटर का। इसलिए पानी से प्लांट को फोटोसिंथेसिस में कोई खास फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बात समझना, पानी से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना सा पानी चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन इनडायरेक्टली वाटर आपके फोटोसिंथेसिस को बहुत तरह से आपके हैम्पर करेगा। जैसे कि अगर पानी की कमी हो जाएगी प्लांट में, तो प्लांट के स्टोमेटा खुल जाएंगे या बंद हो जाएंगे? खुल जाएंगे। हाँ, पानी कमी में खोल देगा प्लांट, अपना स्टोमेटा भी खोल देगा। भूषण सोच के बोला करो, पेड़ के पास पानी पहले से कम है और वो अपना स्टोमेटा खोल देगा कि बंद कर लेगा? बंद करके रखेगा। तो प्लांट पानी की कमी में अपना स्टोमेटा बंद कर रखेगा, और स्टोमेटा बंद रहेंगे तो CO2 अंदर आ पाएगी क्या? नो सर। तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाएगी क्या? नो सर। समझ में आई बात? तो प्लांट में वाटर की कमी होने पर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो आपके सन की CO2 अंदर नहीं आ पाएगी, और CO2 अंदर नहीं आ पाएगी तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। दूसरा, अगर पानी की कमी आएगी तो प्लांट क्या सीधे तनकर खड़े होंगे या उनकी पत्तियां मुड़ने लगेंगी? पानी कमी से बिल्ट हो जाएंगे, झुक जाएंगे, मुड़ जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, हो जाएंगे ना? इसको घटना को बोलते बिल्ट होना। बिल्ट, WILT, बिल्ट मतलब झुलस जाना। पानी कमी से प्लांट झुलस जाएंगे, बिल्ट हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगी कि नहीं होगी? मुरझाए हुए प्लांट में अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगी क्या? नो सर। नहीं होगी। तो इसलिए याद रखना, पानी डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट इनडायरेक्टली वाटर की स्ट्रेस से बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। समझ गए? तो इनडायरेक्टली बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके लिए वाटर का होना इन्वॉल्व जरूरी है प्लांट में।
बिना वाटर के प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। चलेगा? और इसके साथ हाँ, साथ सर। आपका चैप्टर लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड हमने कंप्लीट कर डाला। आपका सब कुछ खत्म हो गया। अब आपके पास आज से लेकर कल तक का टाइम है, ठीक है? आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन दे रहे हैं, संडे को नहीं क्लास ले रहे हैं, संडे को नहीं ले रहे हैं, मंडे को लेंगे हम। संडे का पूरा दिन का टाइम है, आज का पूरा दिन का टाइम है, आराम से बैठकर पढ़ लो पूरे चैप्टर को। जितने डाउट लगे आप हमको भेजते जाओ, आज से शुरू कर दो भेजना। सर कीमोस्मोटिक आज से थ्योरी ले- में ऐसे थोड़े, हाँ, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में ऐसे थोड़े डाउट। बच्चा क्या बोला आपने, फिर से बोलो। हाँ, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में ऐसे थोड़े डाउट। हाँ, लिख के भेजना, बच्चा भूल जाएगा, ऐसे में हमको भूल जाएगा। आपको जो भी डाउट लगे आप ग्रुप में या इंडिविजुअल चैट में, जहां भी आपको मन करे, आपकी इच्छा है, वो आज से लेक्चर के बाद से आप लोग भेजना स्टार्ट कर सकते हो। आज पूरे दिन, ओके कल सर। पूरे दिन आप आराम से भेजो। मंडे को हम लोग, अगर आपकी क्लास ना रही तो मंडे को सुबह या दोपहर को कोई टाइम में जो आपसे डिस्कस करें, जिस टाइम पे आपकी कोई क्लास ना रहे उस टाइम पे आपको मंडे को हम आपका लेक्चर के क्लास लेंगे, इसका 1 घंटे का, 1 ओके घंटे का सर। डाउट सेशन लेंगे। आपको जितने डाउट है आज पूरे दिन भेज देना, कल पूरे दिन भेज देना। कितने डाउट इकट्ठे होते हैं मेरे पास, उस हिसाब से हम आपको टाइम दे देंगे। ज्यादा डाउट है, कम डाउट है, हाँ सर। जितना जिसको प्रॉब्लम लगे सब भेज देना। मंडे को एक स्पेशल क्लास रख के सब कुछ हम लोग कर लेंगे, ठीक है? तो फिर यहीं पे आज की क्लास खत्म होती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चैप्टर खत्म हो चुका है मेरी तरफ से, सिर्फ डाउट बचाने बचे हैं। और आपका वेडनेसडे को टेस्ट है, याद है ना आपको? वेडनेसडे को टेस्ट का Yes, sir. टॉपिक याद है? वेडनेसडे को टेस्ट का Yes, sir. टॉपिक है आपका कौन कौन सा? किंगडम, प्लांटी और मॉर्फोलॉजी। 2 चैप्टर का टेस्ट है आपका मिलाकर, दोनों चैप्टर मिलाकर टेस्ट होगा। सर क्लियर है? हाँ बोलो, बोलो दिव्या। सर वो जो एनसीईआरटी में टेबल दिया है ना, हम्म, डज द प्लांट हैव पेप केस, तो C3 में रहता है क्या पेप केस? पेपकेज 3 में कहा था? रुबिस्को था उसमें डायरेक्ट। पेपकेज कहां पढ़ा था हमने वहां पे? पेपकेज तो पढ़ा हमने C4 प्लांट में और कैम प्लांट में। यस सर, सिर्फ C4 में फिर टेबल में आएगा ना? हाँ, C4 में पेपकेज है और कैम में है, C3 प्लांट में पेपकेज नहीं है। चलो यहीं पे आज की क्लास खत्म करते। डाउट आपके सारे हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। आप हमको आज से लेकर कल तक भेज देना जितने भी डाउट लगे आपको। धन्यवाद। Sure.